अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम अखंडता का पहला प्रतीक है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि इम्पेकेबल विजडम अखंडता, संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंड भारत ने दुनिया को वेद, उपनिषद और दूसरे स्क्रिप्चर में दिया था। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने दुनिया को वो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता दी थी जो कुदरत की सच्चाई, ईमानदारी थी। वो बहुत हर तरह से सरल थी, सहज थी, संपूर्ण थी और किसी किस्म की कोई गलती नहीं थी। मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उस विचारधारा को हम समझ नहीं पाए थे और हमने कहीं ना कहीं उस विचारधारा को छोड़ दिया था। हजारों साल पहले, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, इन 4 वेदों में ज्ञान के 64 आर्ट्स सारे पड़े हुए हैं। जो भी आप जानना चाहते हैं वो संस्कृत भाषा में वेदों में है, आज भी है और कल भी रहेगा। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमें ना तो संस्कृत आती है, ना उसे समझते हैं, ना कुदरत को समझते हैं। और जहां तक कि हम वेद को भी बैबलिंग ऑफ इन्फेंसी सिविलाइजेशन दुनिया ने माना है, हमने भी कबूल कर लिया है। हमारे महर्षियों ने भी इसको देखा है, मगर उसको जानकर आगे ले जाने की कभी कोशिश नहीं की थी। मैं आज भी मानता हूं ऋग्वेद में वो ज्ञान है जो संपूर्ण है, अखंड है, बट हम क्या से समझते हैं? नहीं समझते हैं। उपनिषद में वो ज्ञान है, क्या हम उसे समझते हैं? नहीं समझते हैं। जहां तक कि कॉमन जो डायलॉग है तत्त्वमसि ऐसे, जिसे दुनिया आज भी मैं मान्य समझता हूं, मगर उसका भी हमने जो उदाहरण दिया है या उसकी ट्रांसलेशन की है या अनुवाद किया है वो गलत है। और तत्वमसि को भी हम भगवान की तरह कहते हैं, मुझे नजर नहीं आती है। मैं इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे खुशी है कि वेस्टर्न साइंस ने हमारे ब्राह्मणों से सीखा था, ज़ोरास्ट्रियन ने सीखा था, अरब ने उसको ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री में बदला था, फिर वेस्ट ने थ्योरम दी हैं। मगर जो विचारधारा साइंस की वेस्ट ने बनाई थी वो जीरो से थी। मगर एक एक करके जैसे वो आगे बढ़ते रहे हैं, हमें उनकी सम्मानता करनी चाहिए। नोबेल लॉरियट्स, मैं अब उनकी विषय की बात कर रहे हैं या उन ज्ञानियों, विज्ञानियों, प्रज्ञानियों की बात कर रहा हूं जिनका नाम दुनिया में मशहूर है, जिसे साइंस के नाम से हम जानते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं। तो उन सब महर्षियों में से एक नाम नर्निस्ट का भी है, जिन्होंने नर्निस्ट इक्वेशन को दुनिया को दिया था, एक केमिस्ट्री के आधार पे, न्यूरोकेमिस्ट्री के आधार पे और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जानने की, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जानने की, अब एक्साइटेबल सेल्स की जानने की, जो उनका योग है बहुत माननीय है। और उन्होंने जो चीज दिखाई है, इसलिए मैं आजकल नोबेल लॉरियट की बात कर रहा हूं, उनको महर्षि कह रहा हूं, जो हम भारतीयों ने कहीं ना कहीं भूल गए थे। अब उन्होंने शुरू किया है तो उसे आगे ले जाते जाते, मगर जो भारत में विश्व गुरु की जो परंपरा रही है वो फिर भारतीय ब्राह्मण ने ही करनी पड़ी थी। वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे। जो परफेक्ट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है जो उन्होंने दिया था, उससे जो आगे जाए हैं, वो जो परफेक्ट है वही अखंडता है, वही इम्पेकेबल विजडम है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आते हैं, मेरा धर्म इम्पेकेबल विजडम है, अखंडता है। मैं दुनिया को वो ज्ञान देना जो हर तरीके से मुकम्मल हो, संपूर्ण हो, पूर्ण हो, और वही इम्पेकेबल विजडम है, वही अखंडता है। पूर्ण, संपूर्ण को अखंड तक ले जाने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, वही मेरा धर्म है। वही समझ के मैं आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, तर्क वितर्क करके, हर पहलू को जानने के बाद। जब तक उसमें से अखंडता उभर के नहीं आती है, मैं नहीं रोक रहा हूं। मुझे इसमें, और उसके लिए 64 आर्ट को समझकर, हर ज्ञान विज्ञान को समझकर
और मैथमेटिकल कंक्लूसिव डिजाइन को ध्यान में रखते हुए और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को रखते हुए मैं दुनिया के सामने वो ज्ञान देना चाहता हूं जो हमें देना चाहिए। इत्तेफाक से आज एक ऐसा विषय उभर के आया है जो मेरे दिल के बड़े करीब है। हम दुनिया में काफी ऐसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पे दुनिया को इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं शुरू से यही कह रहा हूं कि जो एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं, अगर मुझे कोई पूछे, मैं 50-60% से ज्यादा कभी नहीं ले पाऊंगा। उसका आधार यही है कि हमारी किताबें गलत हैं। जिस किताब से वो लिया है, अगर हमने उसे पढ़ा है ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो गलत है। और इसको ठीक करना है तो हमें ज्ञान को दो तरीके से देखना है। सबसे पहले मैं आज भी मानता हूं एक एसे लिखना बहुत जरूरी है। जो बच्चा एक अच्छा परफेक्ट एसे लिख सकता है, 10 पॉइंट को ध्यान में रखते लिख सकता है, दिव्यांग को लिख सकता है, वो हकीकत में असली स्टूडेंट है। और मुझे खुशी है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हमारे सारे एग्जाम ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन पर ही होते थे। हमें वही लिखना पड़ता था। उसके आधार पे ही मैं आज तक दुनिया में अपना नाम कमा पाया हूं, क्योंकि मुझे मौका मिलता था कि मैं जो भी मैंने जाना है उसे अच्छे तरीके से पेश करने का एक विचारधारा मुझे मिली, जिसके आधार पे है। मैं आज भी मानता हूं कि मेरे स्टूडेंट को ऐसे के सवाल का जवाब देना जरूरी है। वो सारे पहलुओं को अपने दिमाग से निकाल के दें। और मैं ये भी कहता हूं कि मैं उन स्टूडेंट को मानता हूं जो स्पॉन्टेनियस एग्जाम में हिस्सा लेते हैं। ये इतने दिन को एग्जाम है, मैं उसके भी खिलाफ हूं। मैं हमेशा यही चाहता हूं एग्जाम कभी भी स्पॉन्टेनियस रखना चाहिए। हर स्टूडेंट को 100% अटेंडेंस होनी चाहिए और जो जानता है वो लिख पाएगा। जो नहीं जानता है, पढ़ाई लिख के गोटा मार के डालने से कोई फायदा नहीं है। आज मुझे इस चीज की खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीट की कंफ्यूजन के कारण एक नई विचारधारा अगले साल के लिए लेके आ रहे हैं और उसमें दो पक्ष होंगे। एक वो पक्ष जो एसए पे होगा और दूसरा एमसीक्यू पे होगा, मगर दोनों अलग किस्म के लोग देंगे और उसे जानने की कोशिश करेंगे। इस विषय में मेरा एक सुझाव है, जो भी किताबें हमने लिखी हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैं, वो अधूरी हैं, गलत हैं। पहले हमें दिव्यांग को ध्यान में रखते हुए उसको ठीक करना है, ताकि हर बच्चे को वही ज्ञान है। एक किताब कुछ कहती है, दूसरी कुछ कहती है, तीसरी कुछ कहती है, वो भी कंफ्यूजन है। वी नीड टू क्रिएट ए यूनिफॉर्म सिलेबस और हर सवाल का जवाब एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। और वो 10 पक्ष में होना चाहिए, दिव्य के आधार पे होना चाहिए। हम नई किताबें लिखें, नई विचारधारा दें। वो किताबें हर बच्चे को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में वही हो। वही कोशिश अखंड विद्याश्रम की है, वही कोशिश शिवभूषण शर्मा की है, वही कोशिश अखंडता की है, वही कोशिश दिव्यांग की है। मैं अकेला इतने साल से 60 साल से यही कर रहा हूँ, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरे स्टूडेंट बन जाओगे, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। मगर अफसोस की बात है, अब मैं स्टूडेंट ले नहीं सकता, क्योंकि मैं नॉट स्टूडेंट का टीचर हूँ, ना प्रोफेसर हूँ, ना गाइड हूँ, ना साइंटिस्ट हूँ। तो उसको करने की सौभाग्य मेरे पास नहीं है, मगर फिर भी चाहता हूँ इस ज्ञान को उस तरीके से ले जाके। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज एक यूनिफॉर्म सिलेबस सबके लिए लेके आ जाती है और उसमें हर किस्म की किताब संपूर्ण होती है और हर बच्चे को वही मौका मिलता है और वो समझ कर, जान कर, दिमाग से जो स्पॉन्टेनियस आंसर देते हैं और दोनों तरफ से हैं, एमसीक्यू में भी हो और एसएस में भी हो, और दोनों को अलग किस्म के लोग देखकर एवेल्युएट करके अगर हम दुनिया में नई परंपरा अगर करें, उसलिए मैं यही कहूंगा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने दुनिया में एक आभार लेके आ जाएगी। चाहे उसे इंडिया कहिए, बीजेपी कहिए, या जो भी गवर्नमेंट है आज, जो अगर इसमें कामयाब होगी और सारी रिजर्वेशन को निकाल के और धर्म के आधार पे, मार्क्स के आधार पे दुनिया के हर बच्चे को एक जैसा मौका देंगे, तो ही भारत का कल्याण हो सकता है, दुनिया का कल्याण हो सकता है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं इस विषय पे
नर्नेस इक्वेशन की बात करना चाहता हूं कि जो मॉडर्न साइंस वेस्ट ने भी की है उसे भी अखंडता के पास लाना चाहिए, ताकि उस पर हम जो रिसर्च करके जो रिजल्ट दुनिया को दें वो भी अपने आप में संपूर्ण हो। तो दिव्यांग के 3 जो हिस्से हैं 22/21 जो है फर्स्ट स्टेज क्रिएशन है, जिसे मैं ब्रह्मपंख के साथ कहता हूँ, और 10 स्टेजेस डेवलपमेंट है, वो मैंडेटरी है, वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और लास्ट स्टेज ये 5 डिजिट्स हैं, वो शिव जी के साथ जुड़े हैं, वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और 1.6 मोस्ट अप्रोक्सीमेट डेसिमल वैल्यू ऑफ गोल्डन रेशियो है जो परफेक्ट डिजाइन है, मगर उसकी गोल्डन रेशियो की वैल्यू मोस्ट अप्रोक्सीमेट नहीं है। 1.618 बहुत सिंपल है, गलत है। 1.6180339 जो डिजिट हैं वो भी गलत हैं। 1.61803 ही परफेक्ट है। इसी में दिव्यांक है, इसी में अनंत है, इसी में इंफिनिटी है, इसी में दुनिया का हर क्या किसी किस्म की आप गलती नहीं निकाल सकते हैं। ये कुदरत की देन है, और इसको देन के लिए हम डालेंगे तो इवन नर्नेस इक्वेशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल भी परफेक्ट हो जाएगा, कुदरत के साथ जुड़ जाएगा। ये इसके लिए बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं। अखंडता, मैं ये भी कह रहा हूं कि जो मैथमेटिकल डिजाइन है उसे मैंने इसमें बदला है, जो इसको समझ पाएगा आगे चलने में उसके लिए आसान हो जाएगा। अब आते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन की तरफ। और वॉल्टर हर्मन नर्नेस्ट जो रिसेंट वेस्ट प्रूशिया में पैदा हुए थे 25 जून 1864 में, उन्हें नोबेल लॉरिएट केमिस्ट्री में दिया गया था 1920 में। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान था। इसके लिए उनको जो थर्मोकेमिस्ट्री में दिया गया था 1921 में दिया गया था, बहुत माननीय है। उनका योगदान बहुत माननीय है। मैं उनको भी आइजैक न्यूटन या आइंस्टाइन की तरह महर्षि ही मानता हूं, मगर जो उन्होंने दिया है बहुत बढ़िया था। उस वक्त के एहसास में मैं उनकी जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम रहेगी। मगर उन्होंने जो चीज इस्तेमाल की थी वो लॉग ऑफ 61 था। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लॉग ऑफ 61 के पीछे क्या विचारधारा है। क्या ये वोल्टेज है, माइक्रोवोल्ट्स हैं, या मिली वोल्ट्स हैं, या पानी है, या क्या विचारधारा है? शायद इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। मगर मुझे जो समझ आती है वो वाटर कंटेंट है। 61% को उन्होंने शायद वाटर, क्योंकि जो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर की बात कर रहे हैं वो वाटर वेस्ट है, हाइड्रोफिलिक है। वो चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं। और मैं मानता हूं कि अगर हमें हर इंसान को संपूर्ण होकर ज्ञान विज्ञान चाहिए तो हमें हर किस्म की वो फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, विजडम, हर चीज होनी चाहिए ताकि हम दुनिया का कल्याण कर सकें। और मैं इतना भी जानता हूं कि हमें ऑल द 64 आर्ट्स एंड साइंस को जानना है। उसका डेटा इंफॉर्मेशन कंप्लीट हमारे पास होनी चाहिए, फिलॉसफी होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए, मैथमेटिकल इंक्लूसिव होनी चाहिए, रिलेटिव वर्ल्ड को जानना है, एब्सोल्यूट विजडम को जानना है, एनलाइटनमेंट को जानना है, अखंडता को जानना है। वही अखंड विद्या है। जो भी मैं दिखा चुका हूं वही दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके भी 10 स्टेजेस हैं। और मैं ये भी कहता हूं कि हमारी जो धर्म परंपरा है जो अखंड भारत की है उसमें ऋषि परंपरा को ही मान्यता दी गई थी, वो से ही हम ब्राह्मण कहते थे। मैं जन्म से ब्राह्मण से किसी को ब्राह्मण नहीं मानता हूं। जो कर्म धर्म से ब्राह्मण है वही ब्राह्मण है। जन्म एक आधार है। अगर आप जन्म से ब्राह्मण है और असली ब्राह्मण है आप आसानी से बन सकते हैं। अगर आप जन्म से ब्राह्मण नहीं है तो आपकी कठिनाई है, मगर वो इतना नामुमकिन नहीं है। मगर इसके आधार पे ऋषि जो सोचने की क्षमता रखता है, महर्षि जो ज्यादा क्षमता रखता है और कुदरत को जानता है, और जब ब्रह्म ऋषि है जो ब्राह्मण को ही जानता है वो ब्रह्म ऋषि है। मगर इसमें एक मैंने चौथा एलिमेंट लाया है अखंड ऋषि का, जो 64 आर्ट को जानता है, ब्रह्म को जानता है, हर चीज को जानता है। जब वो करेगा तो वही संपूर्ण होगा, वही अखंडता, वही दिव्यांग को देख सकेगा। और मैं समझता हूं ये क्षमता हर इंसान में है।
जैसे इसमें जो हाथी रथ है, उसके 5 हाउसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, उसको कंट्रोल करना, उसको समझना जरूरी है। वो जीवात्मा है। और जो अर्जुन है वो अंतरात्मा है, उसमें वो क्षमता है कि वो आत्मा के साथ जुड़ के हर चीज को पा सकते हैं। मगर आपको कुदरत की बाहर की चीज को देखना है तो आपको कृष्ण भगवान की तरह बनना पड़ेगा, जो हर कुदरत को जानते थे, जो पुरुष भी थे, महापुरुष भी थे और आत्म पुरुष भी थे। उसमें परमात्मा भी था, अंतरात्मा भी है, जीवात्मा भी है। यही त्रेत पराविद्या से मैं दुनिया को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वही अखंड ऋषि बनेगा, वही दुनिया का कल्याण कर सकता है। ये मेरी एक विचारधारा है अपने अनुभव पे। और मैंने इसी तरीके से कहता हूँ, मैंने हीलियम 4 अदिति को भी जाना है, गायत्री माता जिसको नियॉन के साथ कहता हूँ उनको भी जाना है, आदि पराशक्ति जो आर्गन के साथ है मैंने उनको भी जाना है। शायद इसलिए मैं अपने आप को जानता हूँ, ब्रह्मांड को जानता हूँ और महाब्रह्मांड को भी जानता हूँ। क्योंकि जब आप अंदर से बाहर देखते हैं तो संपूर्णता है। अगर आप बाहर ही देख रहे हैं, अगर अंदर संपूर्णता नहीं है, आप कोई भी चीज परसीव नहीं कर सकते हैं। मैं यही दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ हर स्टूडेंट, चाहे वो इंजीनियरिंग की तरफ हो, मेडिकल की तरफ हो या किसी भी चीज की तरफ हो, उनकी योग्यता दोनों तरफ से हो, अंदर भी हो और बाहर भी हो। उनमें ऐसे लिखने की भी क्षमता हो और एमसीक्यू आंसर देने की भी क्षमता हो। उसके लिए अगर हम दोबारा किताबें लिख के एक ही ज्ञान सबको दे, कोई अंतर ना हो, तो ये भारत की गवर्नमेंट दुनिया को दोबारा विश्व गुरु बना सकती है। मगर ये परंपरा सिर्फ भारत गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्योंकि ये अखंड भारत की विचारधारा है। हम कंफ्यूजन में नहीं हैं, ना थे। ब्राह्मण यही थे, इन्होंने दिया है। यहाँ के ब्राह्मण ही दुनिया को देख सकते हैं, क्योंकि सोचने समझने की जो सरलता ब्राह्मणों में है, किसी और में नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जन्म से ब्राह्मण है, कर्म और धर्म से ब्राह्मण बनिए। अब आगे चलते हैं। अब मैंने जो इस विषय को दिखा रहा हूं, इंटीग्रेटेड ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं। हम अक्सर सेंसरी कंपोनेंट की बात करते हैं, मोटर कंपोनेंट की बात करते हैं, इंटीग्रेशन की बात करते हैं। जो दुनिया को इस पे सब्जेक्ट पे विषय दिया गया है, वो कहीं ना कहीं सेंसरी कंपोनेंट है, इंटरमीडिएट है और मोटर कंपोनेंट है। और मोटर कंपोनेंट वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक है, वो है। मगर हम कहीं ना कहीं साइंस में ये भूल जाते हैं, इन 3 लेवल के बाद भी नर्वस सिस्टम है जो 3 हिस्सों में जुड़ा हुआ है। चाहे हार्ट है, उसमें 4 पेस मेकर्स हैं। अगर हम हार्ट को सेपरेट करके पानी में ले जाकर दूसरी जगह डाल दें, वो संपूर्ण रहता है। और दूसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें भी पेस मेकर हैं। उसमें माइंट्रिक नर्वस सिस्टम है, मिसेंट्रिक सिस्टम है, जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक अंडर काम करता है, मगर उसकी लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की तरह है। और तीसरा है यूट्रस में, जो डिलीवरी में मदद करता है। हम ये 3 चीज भी ऐड करके दुनिया को दिखा दें, जो मैंने इसमें ऐड किया है, तो हम संपूर्ण अखंड नर्वस सिस्टम को दुनिया के सामने पेश करें। मेरी यही कोशिश है कि हमें संपूर्णता से हर चीज को फुली क्लासिफाइड तरीके से दुनिया को देना है। ये अपने आप में एक पिक्चर है। अब आगे चलते हैं। और मैं मानता हूं कि मेरा हर इंसान का नर्वस सिस्टम अलग है, बढ़िया है, परफेक्ट है। इसमें रेप्टिलियन ब्रेन है जो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन स्टेम के साथ है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। जब इसको समझ लें तो इसके सारे न्यूक्लियर सेंटर्स हैं जो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस से हमें परफेक्ट बना सकते हैं। इसको जानना जरूरी है। इसके ऊपर मैमिलियन ब्रेन है जो लिम्बिक सिस्टम तक है, वो हमारे इमोशन को करता है। अगर वो कंप्लीट है तो हम अपनी फैमिली से लेते रहिए पूरी दुनिया को एक अपनी फैमिली समझें, वासुदेव कुटुंब समझे। वो ब्राह्मण कर सकते हैं कि वो खुद के हर इंसान को एक जैसा है। अगर वो हो जाए तो फिर अपने पूरे ज्ञान को सारी दुनिया में बांटता है, जैसे मैं कर रहा हूँ। फॉर दिस फॉर लव ऑफ इट, कि मेरा धर्म है, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा सीखना जानना और दुनिया को मुफ्त में देना ही मेरा धर्म है। यही ब्राह्मण धर्म है। जो ब्राह्मण बन जाएगा उससे ही दुनिया का कल्याण हो सकता है।
उसके ऊपर कॉर्टिकल ब्रेन है जिसमें सोचने समझने की क्षमता है। वेस्ट ने यही कहा है कि जो भी थिंकिंग ब्रेन है वही ह्यूमन ब्रेन है। वहां तक पूरी दुनिया एक बराबर है। मगर जो चौथा फैक्टर मैं दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि नर्वस न्यू कॉर्टेक्स में 7 लेयर्स हैं, नॉट 6 लेयर्स। जो आउटर 3 लेयर्स हैं, मॉलिक्यूलर लेयर है, एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर है, एक्सटर्नल पिरामिडल सेल्स हैं। ये तीनों का क्या फंक्शन है दुनिया नहीं जानती है, न्यूरोसाइंस द वर्ल्ड नहीं जानते हैं, और मैं जानता हूं कि मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। मैं वहीं से काम करता हूं, उसे मैं आकाश कोश से वो ज्ञान विज्ञान दुनिया को दे रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं दिया है। शायद मैं दुनिया का पहला इंसान हूं कि मैं पूरे चीज को, सृष्टि को समझ सकता हूं। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट दुनिया का यही ज्ञान दुनिया को दे। वही मेरी कोशिश है पिछले 60 साल से। ये सिंगल हैंडेडली है, मगर मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट अब इस चीज को मानने के लिए तैयार है। और इस समय मैं ये भी कहना चाहूंगा, 2014 की बात है जब बीजेपी गवर्नमेंट पहली बार आई थी। स्मृति ईरानी को जब होम मिनिस्टर बनाया था, तो जो उन्होंने डिसीजन लिए थे, जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिसीजन लिए थे फॉर नैक, यूसीआई, यस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी हैं, महाननीय थे। मगर अफसोस की बात है कि उनको निकालने के बाद वो विचारधारा कहीं खत्म हो गई थी। मगर फिर भी काफी ऐसे डिसीजन लिए हैं। मैं जानता हूँ कि अब गवर्नमेंट डिसीजन एजुकेशन में वो लो जो अखंडता के साथ हो। और ये नीट एग्जाम में जो क्राइसिस इस बार हुआ है, गवर्नमेंट की खोल दी है, और वो अगर काम करे तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का कल्याण हो जाएगा। दुनिया फिर विश्व गुरु एग्जाम से, एजुकेशन से ही बनेगा। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो इंसान, हर इंसान में जो आउटर 3 लेयर को समझ लेगा, उसमें सोचने की समझने की अखंडता आ जाएगी। तब तक नहीं आने वाली है। जब तक कि हम गोटा मार के उसको डालने की कोशिश करें, कुछ नहीं है। हमारे दिमाग में सोचकर 100 बिलियन न्यूरल सेल्स में 20,000 के जो न्यूरॉन्स हैं, सब में सोचने की क्षमता है। अगर वो संपूर्ण होगा तो हम तभी कल्याण हो सकते हैं। हमें अब अखंड योग को भी साथ में डालना है। मुझे खुशी है नरेंद्र मोदी जी ने योग को परंपरा देकर दुनिया को दिखाया, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो योग की तरफ जाना पड़ेगा। और मैं कहूंगा कि कुंडलिनी योग और अखंड योग की तरफ जाइए, जिसमें संपूर्णता आ सकती है। शायद आज का वीडियो का समय यही आया है कि नीट का क्राइसिस हो गया, वो मेरे प्रोफेशन के साथ है। अब उसके आधार पर जो चीजें हुई हैं, जो गवर्नमेंट 25 के लिए ले रही है, उसमें जो योगदान विचार है, उसे हम उस लेवल तक ले जाना चाहिए जो हमें कुदरत के साथ जोड़ देती है। वही दिव्यांग है, वही अखंडता है। इसलिए ये वीडियो दुनिया को, हर इंसान को देखना चाहिए कि आज समय आ चुका है कि हमें साइंस से सीखना है, पहचानना है, उसे दिव्यांग के आधार पर दुनिया को वापस देना है। फ्रॉम उस एंगल से ये वीडियो एक विचारणीय वीडियो है जो दुनिया को बदल सकता है। आगे चलते हैं। और मेरा मानना है कि हम साइंस के माध्यम से यही कहते हैं कि 8 लोब्स हैं, और मेरा मानना है कि वहां पे 10 होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंसुलर कॉर्टेक्स को भूल गए हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में है। मैं इसी चीज को इसमें दिखा रहा हूं कि उसका जो प्रूफ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कार्ड में। स्पाइनल कार्ड में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो फाइबर है वो सेंटर में है, लेटरल हॉर्न सेल से निकलते हैं। और सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक के भी S2, S3, S4 से निकलते हैं, वो लेटरल हॉर्न मिडल में है। इसलिए जो इंसुलर कॉर्टेक्स है वो भी मिडल में है, जहां इंटीग्रेशन है। जो पोस्टीरियर पार्ट है वो सेंसरी कंपोनेंट में है, चाहे वो पैराइटल हो, ऑक्सीपिटल हो, टेम्पोरल हो। जो फ्रंट है वो मोटर है, बट बीच में ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री सिस्टम है। ये विचारधारा भी मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि वो फर्स्ट वो चीज जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अखंडता के पास जाना चाहिए। अब चले जाते हैं कि अब अगर आप नर्वस स्पाइनल कार्ड में देखते हैं तो उसमें भी 10 रेक्स लेमिने हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मॉडर्न साइंस की कह रही है, ये पूरी दुनिया की साइंस कह रही है। मैं उन्हीं चीज को लेकर दुनिया को दिखा रहा हूं कि यही जीवन का सत्य है। और जिसने इसको सेंसरी कंपोनेंट
मोटर कंपोनेंट ऑटोनॉमी को कंप्लीट समझा है, वही नर्वस सिस्टम को समझेगा। वही चीज आगे ले जाकर मैं सारी नर्वस सिस्टम की किताबें हर सिस्टम को अखंडता के साथ दिव्य के आधार पर देना चाहता हूँ। वही मैं दे चुका हूँ, 100-200 के प्लस मैं दे चुका हूँ। मैं चाहता हूँ अब लोग इस मेरे वीडियोस को समझे, जाने, पहचाने, उसके आधार पर नई किताबें लिखी जाएं जिसमें संपूर्णता 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 अखंडता ही हो। अब आगे चलते हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों है, वो भी हम अच्छे तरीके से जाने। और मुझे खुशी के साथ कहनी पड़ती है कि राइट साइड की पिक्चर में आप हेड एंड फेस को देखें तो मैंने 22/21 कहा, क्योंकि हेड और फेस के बीच में 22 बोन्स है, जिसमें 21 फिक्स्ड है, 1 है वो मोबाइल है, वो मैंडिबल है, जो हमें एक्सप्रेस करने में तरीका देता है। ये भी ब्रह्मांड का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। अगर दूसरी तरफ से आप देखें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो भी दिव्यांग के आधार पे है, और सेक्युलर पैरासिम्पैथेटिक भी दिव्यांग के आधार पे ही है, कुछ नहीं है, क्योंकि वही जीवन का सत्य है। अगर हम वो ज्ञान दुनिया को देंगे, हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इंटरकनेक्टिंग इवैल्यूएटरी सिस्टम को दुनिया को परफेक्ट तरीके से दे सकते हैं। यही मेरी आज की इसकी कोशिश है। अब आगे चलते हैं। मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं, जो क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक है। वो 12 पेयर में से 4 पेयर्स हैं, 1/3 हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, कुदरत भी जानती है कि कुदरत ने बहुत खूबसूरती से बनाया है। ये इररिलेवेंट नहीं है, ये फॉर्मलेस की साकार है। ये साकार को जानेंगे तो हम फॉर्मलेस को समझ सकते हैं। बिना मूर्ति पूजों के हम कुदरत को नहीं समझ सकते हैं। ये भी एक आधार मैं दुनिया को दे रहा हूं कि भारत ने दिया है, हम भी दे रहे हैं। क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक 4 आउट ऑफ 12 है, 1/3 है। और जो सेक्युलर सिंपैथेटिक पैरासिस्टम है वो कंप्लीटली दिव्य के आधार पे है। 14 सेगमेंट्स में है, 28 प्रीक्लिनिकल्स हैं और 45 गैंग्लियंस हैं। वो रेशो दिव्यांग की ही है, और वही रेशो सेक्युलर पैरासिम्पैथेटिक में है। S2 S3 S4 3 है, जो आगे 5 नर्व बनती हैं। 3 और 5 भी दिव्यांग की ही है। ये कुदरत की देन है। यही जानने की, ये दिखाने की मेरी कोशिश है कि हमें ज्ञान को उस लेवल तक ले जाना है जिसमें किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी समस्या ना हो, हर चीज का समाधान दिव्यांग के साथ हो। अब आगे चलते हैं। आकाश कोश। मैं जानता हूं जो भी सृष्टि में हुआ है उसका सारांश आकाश कोश में है, और वो ह्यूमन रेजोनेंस फील्ड कहिए या आइनोस्फीयर कहिए या आयनिक फॉर्म में है। और मैं दुनिया को यही भी दिखाना चाहता हूं, जो भी एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके जो सोलर सिस्टम जो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो बाहर वाला कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, चाहे उसमें नियॉन हो, चाहे वो हीलियम हो, चाहे आर्गन हो, मगर क्रिप्टॉन और जीनॉन स्टेबल नहीं है। 3 तक काफी है। मगर बाकी भी जो चीजें हमारी बनी हैं वो भी संपूर्ण बन सकती हैं। उसका जो मैं उदाहरण देता हूं वो सोडियम क्लोराइड का है। जो सोडियम एटम है उसमें 11 है, जब एक चला जाता है वो आयनिक फॉर्म में आ जाता है, और क्लोराइड में जब एक आ जाता है वो भी आयनिक फॉर्म में बन जाता है। ये जो साइंस वेस्ट ने दी है, जो साइंस ने पूरी दुनिया ने दी है, अब मैं वहां वेस्ट से निकाल देना चाहता हूं कि आज की साइंस वेस्ट बेस्ड नहीं है। दुनिया की हर देश के लोग इस पे योगदान दे रहे हैं अपनी विचारधारा से, पुरानी गलतियों को देखकर उनको ठीक करके। और मगर अफसोस की बात यह है कि वो उस लेवल तक नहीं पहुंची है जहां अखंडता पहुंची है। जब अखंडता को मैंने लेके दे दिया है, अब इसे हम दोबारा रिसर्च करना शुरू करेंगे तो ज्ञान संपूर्ण होगा। तो इसका जो योगदान है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आकाश कोश में है। अगर आप 8 हर्ट्ज थ्रू बना सकते हैं, आप उसको साथ जुड़ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, ये क्षमता हर इंसान में है अगर आप अखंड योग के 10 स्टेजेस को समझ लेंगे। आप इसी चीज को मैंने दिखा रहा हूं कि मैं आंखें खोल के पूरे ब्रेन में 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बना सकता हूं, जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया है। मैं पहला इंसान हूं,
मगर मैं जानता हूँ हर इंसान में ये क्षमता है, अगर वो अखंडता को समझने की कोशिश करेगी और 64 आर्ट को समझने की कोशिश करेंगे, सोच विचार में वो संपूर्णता लाने की कोशिश करेंगे, अखंडता की कोशिश करेंगे, तो आप पहुंच पाएंगे। जब तक कि आप में सोचने समझने की क्षमता नहीं है, मन को बंद करने से, दवाइयों से या किसी से कोई फायदा नहीं है। मन का इस्तेमाल करके, सोच समझ कर अखंडता तक पहुंचने से ही आप कुदरत के साथ जुड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं है। अगर मैं कर सकता हूं तो मैं जानता हूं कि दुनिया का हर इंसान कर सकता है। एट दिस स्टेज मैं यही कहूंगा कि जो मेरे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेरे सारे स्टूडेंट ने मुझसे बेटर किया है, क्योंकि मैंने उनको वो सब कुछ सिखाया जो मैंने सीखा है। मैं आज भी कहता हूं कि अगली जनरेशन के लिए लिख रहा हूं, ताकि उनमें वो क्षमता मुझसे भी ज्यादा हो, वो भी आगे जाएं, इसको और भी मल्टी डायमेंशनल तरीके से, और हमारा जो भी पढ़ने का, लिखने का, जानने का भंडार हो, अखंडता के साथ हो, तो दुनिया में सबका कल्याण हो जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या जो भी है, जो मैन मेड कंसेप्ट पे है, अगर हम दिव्यांग के आधार पे करेंगे, उसकी क्षमता संपूर्णता होगी। ये चैट जीपीटी, ये वो गूगल गूगल, वो सारे के सारे पीछे रह जाएंगे, विकिपीडिया पीछे रह जाएगी, नेचर जर्नल पीछे रह जाएगी, सब पीछे रह जाएंगे। हम वो लेवल पे आएंगे जहां कोई भी किसी की गलती नहीं निकाल सकता है, और वही मेरी सोच है। शायद ये नीट एग्जाम और ये सोच शायद मुझे ये कहने के लिए मजबूर कर रहा है कि वक्त आ गया है कि लेट्स वेक अप और दुनिया को अखंडता दें। इसके लिए ये वीडियो अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए, उदाहरण बनना चाहिए कि मैंने कैसे साइंस को आगे लेकर, एवोल्यूशन दिखाकर उसको अखंडता तक, दिव्यांग तक लेके आ रहा हूं। अब आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है नर्वस सिस्टम की, तो इंद्रियां या न्यूरोसाइज जरूरी है। जैसे मैंने कहा है कि 100 बिलियन न्यूरॉन सेल्स है, और हर न्यूरॉन सेल 20,000 मेमोरी सिनॉप्सिस कर सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि ब्रेन की कितनी ताकत है, और जो न्यूरॉन है उसके भी 10 हिस्से ही हैं, वो भी मैंने इसमें दिखाए हुए हैं। अब आप, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आप आराम से मेरी वीडियो को देखिए। सारे वीडियो में वो ज्ञान है जो किसी किताब में नहीं है, मगर मैं जानता हूँ कि मेरे अपने अनुभव पे है, किसी भी कोई गलती की बिना है। अब आगे चलते हैं। अब मैं एक चीज बहुत मुन्ने दिखाना चाहता हूँ कि जो भी मनुष्य का आधार है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो प्राइमर्डियल ओशन में बना था, उसमें तीन चीजें बहुत जरूरी थी। Unicellular organisms lived in warm saline waters of the ocean, जिनकी सारी जरूरतें ओशन से आई थी और सारी चीजें उसमें डाली गई थी। मगर सेल और ओशन बीच के पानी में एक अंतर था, सेल मेम्ब्रेन का, और वो लिपिड बाइलेयर थी। वो पानी उसमें से आसानी से नहीं गुजर सकता है, मगर लिपिड वाली चीजें चलते थे। इज हाइड्रोफोबिक, नॉट हाइड्रोफिलिक। और जो बाहर है वह सोडियम क्लोराइड इंपॉर्टेंट है, वो दिव्यांग के आधार पे है, और जो अंदर है वो पोटेशियम है। एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर के अंतर और उसके आधार पे सेल हरे अपने आप में 100 ट्रिलियन सेल्स है हमारे बॉडी में, मल्टी सेलुलर। मगर वो एटमॉस्फेयर आज भी वही है जो शुरू में हुआ था। कुदरत की देन है कि कैसे भी टॉक्ड अबाउट एवोल्यूशन है, इंसान यहाँ तक पहुंचते पहुंचते स्टेप बाय स्टेप पहुंचा है, यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर। ये भी चीज मैं दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए ये एग्जाम्पल बहुत अनिवार्य है। एवोल्यूशन को हमने स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए। अब आगे जाते हैं। मैंने जैसे पहले ही कहा है कि सोडियम जो एटम है उसमें 11 हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तो उसमें 10 रह जाते हैं, तो वो सोडियम आयन बन जाता है। सिमिलरली क्लोराइड में जब वो आयन चला जाता है तो क्लोराइड आयन बन जाता है, एटम टू आयन। ये जो केमिस्ट्री है, यही मैं दुनिया को समझाना चाहता हूँ कि अब तक जब आप इन चीज कंसेप्ट को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, सिंबॉलिकली नहीं देखेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने बचपन से देखा है, जो जो भी मैं समझा रहा हूँ वो 60 साल की तपस्या में भी उससे ज्यादा की 70 साल की तपस्या है। और जब वो स्टेबल फॉर्म में आ जाता है, वो नियॉन, हीलियम और आर्गन की तरह बन जाता है, वो संपूर्ण बन जाता है जो आप नीचे देख रहे हैं। इस ज्ञान को उस तरीके से देखना है कि इसमें संपूर्णता हो, और 11 और 17 के बीच में दिव्यांग ही है और कुछ नहीं है।
अब आगे जाते हैं। ये पर्टिकुलर डायलॉग मैंने पहले बताया था कि एक इंसान को सोचने की, समझने की क्षमता कैसे बढ़ती है। मेरे एक स्टूडेंट ने मेरी क्लास में एक फिजियोलॉजी ऑफ चेस्टनट यूनिवर्सिटी में पूछा था, क्या जो मैच्योर रॉड सेल है वो लिविंग सेल है या नहीं है। तो मैंने कहा था कि वो लिविंग सेल नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोडक्शन की चांस नहीं है। ये 21 दिन में बनते हैं और 120 डेज तक ही रहते हैं। इसमें मोबिलाइज करने के लिए वो न्यूक्लियस नहीं है, इसके कारण वो आगे नहीं रह सकते, इसे जल्दी खत्म हो जाता है। मगर उसको लिविंग सेल में प्रोक्रिएशन के लिए समथिंग जरूरत। क्या फिर स्टूडेंट ने कहा था क्या वो न्यूक्लियस है, तो मैंने कहा नहीं, न्यूक्लियस से सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी करती हैं। इट इज सेंट्रोसोम, जिसमें दो सेंट्रियोल हैं, वो डिवीजन में काम करते हैं। जो इस किस्म की विचारधारा मैं क्लास में लेके आना चाहता, जब मैं लेक्चर देता हूँ, मेरी सोच और समझ, अगर मेरे स्टूडेंट सेंटम में 6 महीने के अंदर पहुंच जाते हैं उसके, क्योंकि मैं उनको सोचने समझने की कोशिश करता हूँ। जब अध्यापक पढ़ाते हैं वो ज्यादा 3 किस्म के हैं। या तो वो डिक्टेटर हैं जो किताबों में लिखा है घोटा मार के मार देते हैं, या कोई इंस्पायर करते हैं, कोई एग्जाम्पल दे देते हैं। मगर मैं जो सिखाता हूँ उसमें पूरे का पूरा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। आई ब्रिंग दैट सेंसरी कंपोनेंट, मोटर कंपोनेंट, ऑटोनॉमिक कंपोनेंट, उनसे मैं वो सिंबॉलिक फॉर्म में दोबारा बनाता हूँ और दिव्य के आधार पर सिखाता, तो वो जिंदगी भर के लिए कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारी पढ़ाने की क्षमता वो होनी चाहिए जो एक बार पढ़ लिया तो जिंदगी भर के लिए याद रखे। वो ब्रेन में ऐसा इम्पोज हो जाए उसको अनलर्निंग लेने की जरूरत ना पड़े। जो आज का ज्ञान है किताबों में है, पूरी दुनिया में है, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, अधूरा है। और उसको अनलर्निंग और रीलर्निंग, उसको भूलना और नए तरीके से समझना बहुत नामुमकिन काम है। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन को हम दिव्यांग और अखंडता के आधार पर ज्ञान दे, वो संपूर्ण रहेगा, किसी को भी भूलने की जरूरत नहीं है। हर स्टूडेंट एक बराबर हो, हम हर स्टूडेंट को एक जैसा मौका दे रहे हैं और मैं ये दुनिया को यही दिखाना चाहता हूँ। कॉलेज यूनिवर्सिटी तक सारी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, सारी यूनिफॉर्म करते होनी चाहिए, सारी फैसिलिटी हर स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। कहीं पे भी कोई रिजर्वेशन किसी के लिए नहीं है, ना वो ब्राह्मण के लिए, ना क्षत्रिय के लिए, ना किसी के लिए है। सब एक जैसे हैं। हम सब इंसान को एक जैसा माने और सबको एक जैसा ज्ञान दें, एक सारी सहूलियत दें, स्कूल फ्री हो और परफेक्ट टीचर्स हो, परफेक्ट ज्ञान हो। वही दुनिया का कल्याण कर सकते हैं, वही अखंड विद्या है। इसलिए अखंड विद्या ददाति विनयम विन्यात जाति पात्रता, पात्रतम च धर्म, धर्म सुखम। अगर दुनिया में हर सुख चाहिए, ज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए, प्रज्ञान चाहिए, उसका आधार इम्पेकेबल विजडम ही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं है। और दूसरा, जितना हम दूसरों को खुले दिल से सच्चाई ईमानदारी से पढ़ाएंगे, उसका ही कल्याण है और कुछ नहीं है। यही बचपन से मैं सीख कर चल गया। उसमें ये एरिथ्रोपोइसिस या फॉर्मेशन की जो एग्जांपल है वही उसी चीज को दिखाती है। हमें ज्ञान को उस लेवल तक ले जाना है जहां किसी किस्म की कोई भी गलती ना हो और हर कंसेप्ट को हम बच्चों को ठीक तरीके से समझाएं, मैथमेटिकली कंक्लूसिव और सिंबॉलिकली प्रेजेंट। ये दोनों चीजों का होना जरूरी है, यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आगे आ जाते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन में। अब इस पिक्चर में आप साफ शब्दों में देख सकते हैं कि जो सेंटर में है वो 61 है। अब इस 61 में इस फॉर्मूला में मिली वोल्ट्स हैं, वाटर है, क्या है इसका जिक्र नहीं है। जहां तक कि मैं जानता हूं मिली वोल्ट भी हो सकते हैं और वाटर भी हो सकता है, क्योंकि हम कंसंट्रेशन सोल्यूशन की कर रहे हैं। जो कंसंट्रेशन सी ओ और आई है, जो इनसाइड एंड आउटसाइड की दिशा में log 10, अगेन जहां पे log 10 आ जाता है, इसके आधार पे करते हैं तो यही है। क्योंकि सोल्यूशन है तो वाटर है और वाटर 61.8034% होना चाहिए। ये भी जीवन का एक सत्य है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मिली वोल्ट के तरीके से देखा जाए तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पेनिट्रेशन, जो सेल्स, न्यूरॉन सेल्स हैं, वो मिली वोल्ट्स में है। मगर मैं जानता हूं कि जो आउटर 3 लेयर्स ऑफ न्यू कॉर्टेक्स हैं, ईईजी में बनता है, वो माइक्रो वोल्ट्स है। मगर उसमें भी हम डबल ताकत बना सकते हैं। तो ये एक विषय है जो उन्होंने, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, वॉल्टर नर्नेस्ट को, वो माननीय है। उस वक्त
जब कोई इसके बारे में नहीं जानता था, उन्होंने जो फार्मूला दिया है, बना के दिया था, वो योग्य थे, महान थे, मगर आगे हम ले जाने की कोशिश करते हैं। मगर मेरा मानना है 61.8034% इज परफेक्ट, पानी में भी और मिलीवोल्ट्स में भी। अब आगे चलते हैं। अब इस पिक्चर में मैं दिखाना चाहता हूं कि मॉडर्न साइंस की क्या खूबी है, क्योंकि जो भी हमारे नोबेल लॉरेट्स रहे हैं, जिस भी लिखे हैं, मगर उनके जो खूबियां हैं उसको भी दिखाया है, जो कमियां हैं उसको भी जानने की कोशिश हमारी साइंस की रही है। आप मॉडर्न साइंस के आधार पे भी इस चीज को अगर इस पिक्चर में देखें, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को जानने की कोशिश करें, तो जिसमें चार्ज ऑफ आयन जो दिखाया गया हुआ है, उसके ऊपर जो 61.54 है और मिली वोल्ट में उन्होंने डाला हुआ है। जी, उन्होंने पहली बार किसी ने मिली वोल्ट्स में 61.54 डाला है, और मैं जानता हूं कि 61.8034 परफेक्ट वैल्यू देगा। हम उसके आधार पे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को जानने की कोशिश करनी चाहिए। एज अ रिजल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो संपूर्ण हो जाएगा, उसमें कोई खूबी नहीं रहेगी। जब हमारे पास वो होगा तो हम संपूर्ण तरीके से कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे, जैसे मैं कर पा रहा हूं। मैं दुनिया को वो दे रहा हूं जो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया है, कि वी कैन नॉट गो बैक इन टाइम। ये कह नहीं सकते कि वेद या उपनिषद या दूसरी चीजों में नहीं था, मगर अतीत को जानना नामुमकिन है। ना ही हमारे ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि को जानने की, कि वो अतीत के हैं। मगर आज के दिन हमें नई लैंग्वेज परफेक्शन के साथ दिखनी चाहिए। हमें मॉडर्न साइंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरीके से ऊंचा उठाना चाहिए कि उसके जो लॉज हैं वो दिव्य के आधार पे हो। मैन मेड कंसेप्ट को और भी हम संपूर्णता के साथ पूरी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं, जिसमें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अखंडता के साथ या दिव्य के साथ जोड़ेंगे, उसमें दुनिया का कल्याण हो जाएगा। एक नई विचारधारा आ जाएगी, दुनिया में समानता आ जाएगी, हर इंसान एक बराबर हो जाएगा और दुनिया का कल्याण हो जाएगा। ये तू मैं लड़ाई झगड़े से हम दूर हो जाएंगे। ये ऑल एटॉमिक बम्स, ये बम, यो बम जो दुनिया को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, हम इससे ऊपर होकर अखंड भारत की तरह अखंड दुनिया बना पाएंगे। वही मेरा लक्ष्य है, वही मेरी सोच है। अब इसी चीज को मैं इसमें भी दिखा रहा हूं कि यही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ एक्साइटेबल सेल्स में होते हैं, नॉन एक्साइटेबल में नहीं है, वो दिखाया गया है। अगर आप जो रेस्ट एक्शन पोटेंशियल है वो डिवाइन रेक्टर पर दिव्य के आधार पे हो, वो इसको भी मैंने दुनिया के सामने पेश किया है। जो बना है वो हकीकत में ये है। जब भी हम इसके बारे में दुनिया के सब किताबों में पढ़ता हूँ, तो मुझे हर जगह गलतियां ही नजर आती हैं। उसमें सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप का जिक्र है, वो कहाँ शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, वो किसी किताब में बराबर नहीं है, हर जगह गलत है। और मैं जानता हूं कि जब हम इम्पल्स लगाएंगे उसके दो हिस्से हैं, एक तो लोकलाइज हो जाएगा, जो हम फोर्थ स्टेज नर्वस सिस्टम में देख रहे हैं, लोकल पोटेंशियल है। अगर उसमें एक्साइटेबल सेल्स में है, तो जो लगाने के बाद ग्रेडेड थ्रेशोल्ड वैल्यू तक आने पर एक समय लगता है, वो स्लो है। उसके बाद सोडियम अंदर चला जाता है और सोडियम 35 तक मिली वोल्ट तक आ जाता है, जिसके पीछे भी दिव्यांग की है। उसके बाद सोडियम अंदर नहीं जा सकता, सैचुरेशन पॉइंट हो जाती है। तो उसी वक्त पोटाशियम आना शुरू हो जाता है। जब पोटाशियम आता है तो वो रिपोलराइजेशन हो जाती है, मगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि सोडियम बाहर ना आए और पोटाशियम द्वारा वापस ना आए। हाँ, हाइपरबॉलिक स्टेज में नहीं जा सकते हैं। ये चीज दुनिया भूल जाती है, और यही चीज हमें दुनिया को दिखाना है कि वी नीड टू रीडिफाइन आवर पिक्चर्स एंड कंसेप्ट सो क्लियरली कि किसी में किसी किस्म की कोई गलती ना हो। यही चीज मैं अपने स्टूडेंट को दिखाता हूँ, समझता हूँ, इसलिए वो 100 सेंटर पे आसानी से चले जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जैसे वो मेरे स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में 100% ले लेते हैं, और हर स्टूडेंट ले सकता है। और ये स्टूडेंट वो नहीं है जो इंटेलिजेंट हैं या बड़ी सक्सेसफुल है, 20-30% लेने वाले भी 100% तक पहुंच जाते हैं। हम में क्षमता है, अगर हम में उनको समझाने की क्षमता है, क्योंकि हम समझते नहीं है इसलिए समझा भी नहीं पाते हैं। यही चीज मैं दिखाने की कोशिश करूँ। अब आगे चलते हैं। यही चीज रिफ्लेक्स एक्शन में भी नजर आती है, और यही चीज न्यूरोट्रांसमीटर में भी नजर आती है, जिसको मैं आगे नहीं ले जाऊंगा, हम सीधे इस पे चले जाते हैं। और इसके में भी वो सब कुछ है।
मुझे लगता है कि आज के लिए जो मैंने कहा है, दुनिया में एक नया उदाहरण बनना चाहिए। वक्त आ गया है कि भारत दोबारा विश्व गुरु की तरफ जाए, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चले। तो थैंक यू वेरी